आज ये सेशन क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? अभी तो हमारी इनकम ही नहीं है, तो पैसे से जुड़ी हुई चीज आज हमारे से क्यों डिस्कस की जा रही है? क्या किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है? हर एक आदत को बनाने के लिए हमें समय लगता है, तो क्या हमें पैसे की बचत करनी आनी चाहिए? हमारे पेरेंट्स बचत करते हैं, क्या हमें भी बोलते हैं कि आप पैसे की बचत कीजिए, फिजूल खर्ची ना कीजिए? क्या हम जब सेविंग्स को अपनाएंगे कि जब हमारी सैलरी, जब हम इनकम सोर्स करने लगेंगे, इनकम सोर्स अपना लेंगे, हमारी जब सैलरी आएगी, क्या हमें सेविंग्स को तब अपनाना चाहिए या फिर अभी से अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए बचत के लिए? अमाउंट मैटर नहीं करता है, चाहे मैं हर रोज 1 रुपया सेव करूं, अपने माइंड को कम से कम ट्रेन तो कर रहा हूं सेविंग के लिए कि जब भी मेरे को कहीं से भी पैसा मिल रहा है मैं सबसे पहले बचत करूं, ना कि खर्च करूं उसे। जब भी हम पैसे को खर्च करते हैं हमें क्या चीज नोट करनी है? सिंपल बेसिक चीजें आप नोट कीजिए कि आप पैसे को कहां पर खर्च कर रहे हैं। तो महीने के आखिर में क्या पता चलेगा आपको? सभी को नीचे फीडबैक फॉर्म है क्वेश्चन का, इसमें क्या चीजें पूछी गई हैं आपको मैं बता देता हूँ। क्या हमें किसी के पहला क्वेश्चन है कि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या नहीं है? हम अभी तो इन्वेस्ट नहीं करते कहीं पे, तो इस पे नो आएगा, आप नो नहीं करते। बता देता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा एक बार शांत हो जाए, मैं आराम से एक बार 89016314 ईमेल आईडी ले। तो आज के सेशन में आपको क्या क्या चीजें सीख पाएंगे? सबसे पहले बचत के बारे में कि हमारी लाइफ में बचत के कहाँ पे रोल होते हैं। तो जो फीडबैक फॉर्म है मैम इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स आपको बता देती है कि क्या क्या चीजें हमें नोट डाउन करनी है। सबसे पहला पूछा गया है कि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या नहीं? क्या आप इन्वेस्टर्स हैं? निवेश करते हैं आप? तो इसमें आपको नो पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट उसके पास बात है सेकंड क्वेश्चन उसमें है कि आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक करना। उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं डीमैट अकाउंट ओपन करना, नो या यस आपकी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद सेशन के बारे में है 4th और 5th, तो ए पे कर देना, ठीक है। 4th और 5th में, और 6th में है क्या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपको सजेस्ट करता है कि आप यहाँ निवेश कीजिए, तो क्या आप निवेश करेंगे? वेरी गुड। तो इससे क्या पता चलता है? हमें किसी किसी के के भी कहने से निवेश नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके पास पैसा नहीं है, सुन लीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप उधार लेकर किसी से पैसे को निवेश करेंगे? आंसर भी नो है। आफ्टर दैट 8th में तीनों को ए क्लिक कर देना और लास्ट वाले क्वेश्चन 9th में सब ऑप्शंस पर टिक कर देना, जो कि सब टॉपिक सारे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या। जो ये 9th में टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आइए भी डिटेल
क्वालिफिकेशन में आएगा फर्स्ट वाला अंडर ग्रेजुएट। आगे चलें। पैसे को खर्च किया जाता है। आवाज नहीं आई बेटा किसी की। बोलने का काम है बोलने का काम। जब भी पैसे को खर्च करते हैं दो प्रकार से पैसे को खर्च किया जाता है, नीड एंड वांट। एक हमारी जरूरत और दूसरी हमारी चाहत के हिसाब से हम पैसे को खर्च करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल फोन परचेज करना है जो कि सबकी जरूरत है, जो मेरी जरूरत है वो 10,000 रुपए में पूरी हो जाएगी। ऐसे मोबाइल फोन आता है जो सारे काम कर सकता है। नो मैम। उस टाइम जब मैं मनी को खर्च कर रही हूँ तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे को खर्च कर रही हूँ। पर अगर मेरी चाहत है कि मोर एक्सपेंसिव फोन, 1 लाख, आईफोन 16 प्रो 2 लाख, जो कि 1-1.5 लाख रुपए तक आता है, ठीक है। 1.69, अगर मैं वो परचेज करती 1 हूँ, लाख। मेरी पॉकेट अलाउ करती है और मैं परचेज कर लेती हूँ, तब उस महीने भी मेरे जो बजट है वो इफेक्ट होगा। अप्स एंड डाउन आएंगे। अगर मैं अपनी पॉकेट से इतना मनी पे करूंगी तो मेरे महीने के बजट जो मेरी जरूरत की चीजें हैं वो मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी उस मंथ। और अगर मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तब हम क्या रास्ता अपनाते हैं? आजकल बहुत हर चीज के लिए वही अपनाया जाता है। क्या अपनाया जाता है? EMIs पे हम चीजें ले लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा पे कर देंगे, यही होता है। पर उस सिचुएशन में अगर मैं EMIs के थ्रू कोई चीज मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तब हर महीने मुझे अपनी जरूरत की चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। EMI पे करेंगे तो मुझे अपनी जरूरत की चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो हमें जब भी पैसे को खर्च करते हैं हमारे माइंड में जरूर क्लिक होना चाहिए कि क्या हमारी जरूरत है कि हमने अपनी चाहत के हिसाब से पैसे को खर्च किया है। ऐसा क्यों? हमें अपने जरूरत के हिसाब से पैसे को क्यों स्पेंड करना चाहिए? चाहत को कंसीडर क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर हम अपनी चाहत के अकॉर्डिंग पैसे को खर्च करते हैं तब एक दिन हमें अपनी जरूरत की चीजें भी सेल आउट करनी पड़ सकती है। हम सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। अगर हम फिजूल खर्ची करते हैं तो हम सेविंग्स नहीं करते। Now what are impulsive buyings? Impulsive buyings क्या चीज है? क्या हमारे माइंड को मजबूर किया जाता है कि हम और परचेज करें, और पैसा निकालें अपनी पॉकेट से और पे करें? नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक टी शर्ट लेनी है, मेरी जरूरत है एक टी शर्ट की, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मैं जिस किसी भी वेबसाइट से करती हूँ, ओपन करती हूँ, मुझे वहां पे बहुत से ऑफर दिखते हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री या बाय 3 गेट 2 फ्री या इतना % डिस्काउंट, दिवाली धमाका सेल, देखा है ना, जो कि हमारे माइंड को अट्रैक्ट करती है। जहां मुझे 500-600 रुपए की जरूरत थी मेरी एक टी शर्ट की, मैंने ऑफर्स को अवेल करने के लिए कि अभी सब कुछ बहुत सस्ता मिल रहा है, ये भी ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ, अभी सस्ता मिल रहा है, ऑफर्स को अवेल करने के लिए अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा मनी स्पेंड किया। दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव बाइंग। कि मुझे जरूरत नहीं है पर मैंने ऑफर्स को अवेल करने के लिए लालच में आके चीजें परचेज की और उस चीज के लिए एक्स्ट्रा मनी पे किया अपनी पॉकेट से। ये इम्पल्सिव बाइंग्स कहलाती हैं। हमें इम्पल्सिव बाइंग्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम सेविंग्स कर सकें। अब क्या आपने बता सकता है कि सेविंग्स किस लिए की जाती है? बचत किस लिए करते हैं?
बचत किस लिए की जाती है? हमारे पेरेंट्स बचत क्यों करते हैं? ताकि हमारे फ्यूचर में काम आए, वो पैसा हम अपने फ्यूचर में काम ले सके, इसलिए बचत की जाती है। और बचत की जाती है हमारे लाइफ के गोल्स के लिए, हमारे जीवन के लक्ष्यों के लिए। हमारे लाइफ गोल्स फाइनेंशियल गोल्स कहलाते हैं हमारे, जो कि पैसों से प्राप्त होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स। इसलिए हम सेविंग करते हैं अपने लाइफ गोल्स के लिए। हमारे लाइफ गोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइफ गोल, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वॉच परचेज करनी है, हम क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, वॉच चाहिए, पैसे दो। पर अगर हम अपने लाइफ गोल के लिए एवरी डे 10 रुपीज सेव करते हैं, हर रोज 10 रुपए की बचत अगर मैं करती हूँ अपने जीवन के लक्ष्य के लिए, तब मेरे पास 1 साल में कितने पैसे होंगे? 3650, जो कि अमाउंट इनफ है, इजीली मैं उससे अपने लिए एक वॉच परचेज कर सकती हूँ। कर सकते हैं? तो हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है सेविंग के लिए, बचत के लिए, एज वेल एज जो बचत हमने की है उससे अपने लाइफ गोल को अचीव करने के लिए हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। सेविंग की हैबिट हमें अभी से क्यों डालनी चाहिए? अभी आप सोच रहे होंगे हम तो बच्चे हैं, मैम ऐसे ही सेविंग कर रही है ना, इनकम सोर्स तो है ही। क्योंकि हमारे माइंड को कोई भी हैबिट को अपनाने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि जब जॉब लगेगी तभी से हम सेविंग शुरू कर देंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी 1-2 साल तो ऐसे ही निकल जाते कि करेंगे सेविंग करेंगे, अभी थोड़ी है सैलरी, है ना। इसलिए हमें अपने माइंड को पहले से ट्रेन करना चाहिए। अमाउंट मैटर नहीं करता है कि आप लोग कितना सेव कर रहे हैं, मैटर करता है कि आपके माइंड को सेविंग की हैबिट है कि नहीं। जैसे जैसे हमारा इनकम सोर्स बढ़ता है, हम अपने सेविंग पोर्शंस को बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ गोल्स। जो मेरे जीवन का लक्ष्य है उसके हिसाब से मैं अपने सेविंग पोर्शन को बढ़ा सकती हूँ। मीडियम टर्म लाइफ गोल में आता है 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम। जो काम मुझे 3 से 5 साल बाद करने हैं उनके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है। इतने तक हमारी इनकम जनरेट होने लग जाएगी तो हम अपना सेविंग पोर्शन भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, जो काम मुझे 10, 15, 20 साल बाद करना है उसके लिए मैं सेविंग करूँ। सबका बेसिक लाइफ गोल जो कि मुझे 10 साल बाद अचीव करना होता है, ऐसा क्या है बेसिक जो हर किसी की जरूरत होती है, क्योंकि 10 साल बाद जरूरत पड़े ही पड़े। घर सबकी जरूरत है। होम लोन सुना है? होम लोन किस लिए लिया जाता है? क्योंकि हमारे पास इनफ अमाउंट नहीं है अपने लाइफ गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए हमने किसी और से उधार पैसा लिया। अरे ब्याज वाला जब होम लोन लेते हैं तब 10 साल 15 साल तक इसकी EMI पे की जाती है। अगर रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैंने अपने लाइफ गोल को पहले पहचाना होता, फॉर दैट जो EMIs मैं बाद में पे करूंगी, सेविंग करके ही पे करेंगे हम, वो EMIs या उसका कुछ पार्ट भी अगर मैंने पहले से एज अ सेविंग सेव किया होता अपने लाइफ गोल को पहचानते हुए, तो शायद मुझे वो होम लोन लेने की जरूरत ना पड़ती। मैं इजीली कैपेबल थी कि मैं अपने लाइफ गोल को इजीली अचीव कर पाऊं। इसलिए हमें सेविंग्स करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर लाइफ गोल्स। अपने जीवन के लक्ष्य का हमें पता होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। फॉर दैट हमें सेविंग करनी चाहिए। ये कहलाती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आफ्टर दैट असेट्स, आपकी असेट्स क्या है। असेट्स क्या चीज है? संपत्ति। लायबिलिटीज का भी आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटीज आर हमारे खर्चे। उसके बाद फ्यूचर अर्निंग, भविष्य में और मेरे पास जैसे कि
लॉन्ग टर्म लाइफ गोल है यस मैम। तो टाइम फ्रेम ज्यादा है तो भविष्य में और मेरे पास अर्निंग्स कहाँ से होंगी, लाइकली फ्यूचर एक्सपेंसेस और मेरे खर्चे क्या होंगे, इन चारों चीजों को कंसीडर करके हमें प्लानिंग करना चाहिए। आफ्टर प्लानिंग हम उसको इन्वेस्ट करते हैं और जब भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिव्यू करते रहना चाहिए कि जो मैंने सिलेक्ट किया है प्लान क्या वो कैपेबल है मुझे अपने लाइफ गोल को अचीव करने के लिए या फिर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। अब बात आती है कि मैंने सेविंग करना सीख लिया है, मैं सेविंग करने की हैबिट मैंने अपने माइंड को डाल ली है, पर अगर मैं उस सेविंग को अपने पास ही रखती हूँ, इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मेरे मनी के साथ आने वाले समय में क्या ड्रॉबैक्स होंगे? हाँ बोलिए बेटा। चोरी हो सकता है और क्या हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है जी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आज मैं 50 रुपए में 1 किलो चीनी खरीद पा रही हूँ तो क्या आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल बाद 5 साल बाद क्या उन्हीं 50 रुपए में मैं 1 किलो चीनी खरीद पाऊंगी? ज्यादा पैसा चाहिए। इट मींस हमारे पैसे की वैल्यू घट रही है, कम हो रही है। और मेरे 50 रुपए कैपेबल नहीं है, अगर मैं उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करती हूँ तो वो कैपेबल नहीं है अगले साल 2 साल बाद मेरे जरूरत की चीज को खरीदने के लिए। इसलिए हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से जो रिटर्न्स मिलते हैं उसमें मेरे पैसे की वैल्यू कम ना हो। जो जरूरत की चीज आज खरीद सकती हूँ आने वाले समय में भी वो अपनी चीज मैं उन पैसों से खरीद पाऊँ, तो हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई दर उसमें से एक कारण रहता है। चीजों की प्राइस बढ़ जाती है और पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, अब हमारे भारत में महंगाई दर कितना है? महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट कितना है? लगभग 6.7%। ठीक है, तो हमें उसको कंसीडर करना है कि इससे कम मेरे पैसे की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए कि मेरे पैसे की वैल्यू डिक्रीज ना हो, कम ना हो। पैसा छापूंगा मैं ध्यान क्या रखने की चीज है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड, मेरे पैसे में खतरा कम है, ब्याज भी कम मिलेगा। इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट आते हैं? बैंक डिपॉजिट, बैंक अकाउंट है सब बच्चों का, सेविंग बैंक अकाउंट। रिटर्न कितना मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट में? चेक ना कराया ब्याज कितना मिलता है? अगर सही 2.5 रुपया सैकड़ा ब्याज कितना मिलता है? भारत के सभी बैंक्स में 2.5% से लेकर 4.5% तक रिटर्न मिलता है। वो एफडी में मिलता है जो आप बताएं, उस पर भी आएंगे नहीं। वो भी बताएंगे। तो भारत में कितना मिलता है? 2.5% से लेके 4.5% तक। पर हम बैंक में पैसा रखते हैं, महंगाई दर से कम है पर फिर भी हम बैंक में पैसा रखते हैं क्योंकि वो एक सुरक्षित निवेश है। हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित है। इमरजेंसी के लिए जब भी हमें अमाउंट की जरूरत है हम इजीली अपना पैसा निकलवा के उसको यूज कर सकते हैं।
उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम हम उनमें भी निवेश करते हैं। आफ्टर दैट पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इनमें हमें ब्याज कम मिलता है पर हमारा पैसा सुरक्षित है। उसके बाद लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, पैसे पे खतरा कम है पर ब्याज बहुत ज्यादा मिलेगा। तो क्या ऐसी जगह हमें निवेश करना चाहिए? करना चाहिए? गर्ल्स को समझदारी के लिए नो मैम, बॉयज कह रहे हैं यस मैम। तो हमें ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए। लालच में नहीं आना है कि पैसा डबल हो जाएगा। हाई रेट ऑफ रिटर्न का जो वादा को आगे दो जोड़े चेक बना लिए, इनकम सोर्स आना शुरू हो। हमें इसका भी पार्ट नहीं बनना चाहिए, ये भी एक फ्रॉड के अंतर्गत आती है। जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि निवेश से जुड़ी हुई हर चीज को सेबी रेगुलेट करता है। तो अगर आने वाले भविष्य में हमें कोई कहता है कि ये कंपनी है, आप इसमें निवेश कीजिए, आपका पैसा 6 महीने में दोगुना हो जाएगा, मेरा तो हो गया, आपका भी हो जाएगा, तो हम कहां से जानकारी ले सकते हैं? सेबी की वेबसाइट investor.sebi.gov.in, इस पर जाकर हम जानकारी ले सकते हैं कि जो कंपनी हमें बताई जा रही है क्या वो है या नहीं, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो इट मीन्स फ्रॉड है, हमें उसमें निवेश नहीं करना है। जैसे कि सहारा, पर्ल, फ्यूचर मेकर, कोई सुनिए? कोई भी नहीं सुनी? आपके पेरेंट्स ने सुनी मिलेगी, आप पूछिएगा घर जाके। इन कंपनी को बोला जाता है पॉन्जी स्कीम, जो आपको लालच देते हैं कि आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मैंने देखिए जी 1 लाख का 1 लाख का 2 लाख। कभी भी किसी के कहने पर निवेश नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। नॉलेज लेकर पहले रिसर्च कीजिए, अगर आपको समझ में आ पा रहा है, सही तरीके से ऑथराइज्ड है, वेरीफाइड है चीजें सेबी के द्वारा, तभी आप उस कंपनी में निवेश कीजिए, अदरवाइज। दूसरा, किसी के कभी भी उधार लेकर निवेश नहीं लेना कि यहाँ से सस्ते में मैं कम ब्याज में ले लेता हूँ, ज्यादा ब्याज पे मैं इसको दे दूंगा, पता चलेगा वो सारे पैसे लेकर आपके। तो इन चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। सुरक्षित निवेश कौन सा हो सकता है, कैसे इवेल्युएट किया जाता है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेफ्टी क्या वो सेफ है नहीं है। ठीक है, ये आपको मैडम ने वेबसाइट बताई सेबी की investor.sebi.gov.in। इसके अलावा ओनली सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही निवेश करवा सकती है, जैसे कि इसकी वेबसाइट आप चेक कर पाएंगे, NSE इंडिया और BSE इंडिया की वेबसाइट। तो हमें सेफ्टी का पता चल गया। इसके अलावा लिक्विडिटी, जब आपको जरूरत हो आप पैसे निकलवा पा रहे हैं। रिटर्न, कितना हमें रिटर्न मिल रहा है, कितना इजीली हम उस प्रोडक्ट को खरीद पा रहे हैं और बेच पा रहे हैं। हमने खरीद लिया और बेचने के टाइम पर कोई उसका खरीदार नहीं है, तो इसका हमें पहले से ध्यान रखना है। इसके अलावा टिकट साइज, कितने छोटे अमाउंट में हम निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, एंड टैक्सेबिलिटी और अर्निंग्स, हमें जितना प्रॉफिट होगा उससे कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये इवैल्यूएशन हमें निवेश शुरुआत करने से पहले जानना है, ना कि निवेश शुरुआत करने के बाद। सुरक्षित तरीके कौन से हो सकते हैं? जरूरत क्या है हमारे पैसे की कि हम इन्फ्लेशन से उसे बचाएं, महंगाई से। तो सुरक्षित चीजें कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि क्या हम गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करते हैं? क्या हमारे पेरेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर को भी कंसीडर करते हैं, ज्वेलरीज लेते हैं? वो भी एक अच्छा निवेश हो सकता है। जो डाटा है लास्ट 30 ईयर्स का है। सिल्वर हमें रिटर्न देता है हर साल लगभग 8.5%, गोल्ड हमें रिटर्न देता है लगभग 9% के आसपास। इसके अलावा सुरक्षित निवेश में आ सकता है हम FD डिपॉजिट कर FD बनवा सकते हैं। FD कहाँ पर बनवाई जाती है? बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। तो अगर मैं जागरूक हूँ तो क्या करूँगा? पहले बैंक जाऊँगा, अपनी एज के अकॉर्डिंग FD पर रिटर्न कैसे मिलता है, आपकी क्या एज है, कितने समय तक आप FD बनवा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? बैंक में जाके पता करेंगे कि मेरी उम्र में और 1 साल के लिए अगर मैं FD बनवाना चाह रहा हूँ तो कितना रिटर्न है। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आया? मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ और अच्छा मुझे रिटर्न हो अपनी सेविंग्स का। तो मैं क्या करूँगा?
मेरे शहर के दूसरे बैंक हैं उनके ऊपर जाकर पता करूंगा कि वो मुझे कितना रिटर्न दे रहे हैं। मैं और रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं पोस्ट ऑफिस में भी जाऊँगा और सिमिलर इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त करूँगा। तो इसी सभी चीज़ों में टाइम लगेगा। इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर हम रिसर्च करेंगे बिफोर स्टार्टिंग एनी इन्वेस्टमेंट तब हमें बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो विदाउट नॉलेज कभी भी अपने पैसे को कहीं पर भी निवेश ना करें, इतनी जरूर बात हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हमारी एज 18 साल से कम की है तब भी हम पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट, वॉलंटरी एंड ईपीएफ, जिसमें हमें 7 से लेकर लगभग 2.5% तक रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट इज इक्विटी, दैट इज कैपिटल मार्केट, जिसमें हमें अगर ये 15.4 भी मिल सकता है मिनिमम, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडेक्स फंड। तो हमें परसेंटेज नहीं देखना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मुझे नॉलेज है तभी निवेश करूँ। प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहते हैं, गलत प्रकार से लोगों को पहला फुसलाकर निवेश करवा देते हैं, जैसे कि YouTube, XYZ कोई भी व्यक्ति वहां पर अपने यूज कर सकता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि सबसे पहले वेरीफाइड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। वेरीफाइड सोर्सेज में कौन सी चीज आती है? हु इज द रेगुलेटर इन इंडिया रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट? सेबी। तो सेबी की वेबसाइट पर जाकर हम सबसे पहले वीडियोस देख सकते हैं अवेयरनेस के। आप वीडियो चेक कर पाएंगे कि हमारी जरूरत के, हमारी रिस्क एपेटाइट के लिए कौन से प्रोडक्ट सही हैं या नहीं है। तो एक वेरीफाइड जगह है। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन मटेरियल जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है वहां से हम डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, सभी रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि जो डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने लिए हैं या हम आने वाले समय में लेने जा रहे हैं वो हमें कितना इफेक्ट करेंगे। तो इसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल टूल्स एंड कैलकुलेटर्स अवेलेबल रहते हैं। तो सेबी एंड गवर्नमेंट के द्वारा ये सारथी ऐप डेवलप किया गया है। सारथी ऐप का हमें यूज करना चाहिए इन सभी चीजों को अवेल करने के लिए। ये सभी चीजें अवेलेबल रहती है फर्दर investors.sebi.gov.in पर। नेक्स्ट, अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड अगर हो गया है हमारे साथ, तब हम क्या करें, कहां पर कंप्लेंट करवाएं? हमें जनरली पता है कि अगर हमारे पास कुछ भी होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, वो भी एक सही तरीका है। लेकिन हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम जो रेगुलेटर है उसके बाद हम अपनी कंप्लेंट को दर्ज करें। तो सेबी के द्वारा इसी चीजों को कंप्लेंट के रिजोल्यूशन के लिए सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसको हम स्कोर्स बोलते हैं। सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जिसकी मदद से हम कंप्लेंट दर्ज करवा पाएंगे किसी भी कंपनी, किसी भी XYZ कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो जिसने आपके साथ में फ्रॉड किया है या फिर वो ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज है। तो इतना ध्यान रहेगा। कम से कम पेरेंट्स को हम ये तो बता पाएंगे कि अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए तो आपको कहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवानी है। नेक्स्ट हमें क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हमारी बहुत सारी कई बारी फ्रॉड हमारी आईडी का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कभी भी हमें पब्लिक वाईफाई को नहीं यूज करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, साइबर कैफेज अलग अलग जगह पर अवेलेबल रहता है, उसे ना यूज करें क्योंकि हमारे फोन में बहुत सारा ऐसा डाटा अवेलेबल रहता है जिसका कोई मिसयूज कर सकता है। नेक्स्ट, हमें कभी भी पब्लिक चार्जिंग नहीं यूज करनी चाहिए। पब्लिक चार्जिंग फॉर आवर फोन, जो ऑलरेडी केबल्स कई जगह पर अवेलेबल रहती है, क्योंकि डाटा केबल आपके जो चार्जिंग केबल है आपके डाटा को भी ट्रांसफर करने के काम आती है। इस चीजों का ध्यान रखें। किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें जो आपको जरूरत नहीं है। बहुत बार देखा गया कि बच्चे कोई भी गेम्स ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं जो अननेसेसरी गेम्स, जो आपकी डाटा को लीक कर सकते हैं। जैसे कि और अपनी कैशबैक के लिए, छोटे छोटे कैशबैक के लिए आप अपने सारी बैंक की डिटेल्स भी दे बैठते हैं कि 5 रुपया कैशबैक हो रहा है, मैं सारी डिटेल देता हूँ, कैशबैक आ जाएगा। उस 5 रुपए के लालच में आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जानकारी किसी को भी ना दें। आपकी आइडेंटिटी की जिम्मेवारी किसकी बनती है? हमारी खुद की।
किसी भी प्रकार की हमें लॉटरी स्कैम में नहीं फंसना चाहिए। लॉटरी स्कैम इन द सेंस हमारे पास ईमेल आती है या फोन कॉल आती है कि आपकी लॉटरी लगी है 50 लाख की, आप अपनी डिटेल्स दीजिए और आप उसके बाद आपका वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपको लॉटरी मिल जाएगी। वेरिफिकेशन करवाया, आपने वेरिफिकेशन कोड दे दिया, लॉटरी किसकी लगी? सामने वाले की। ठीक है, तो अपने पैसे की जिम्मेवारी आपकी खुद की है। जब भी आप पैसे को स्पेंड करें हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि मैम ने बताया, इंपल्सिव बाइंग से बचना है, नीड वर्सेस वांट को कंसीडर करना है। हर एक एक्सपेंडिचर जो भी आप कर रहे हैं उसे नोट डाउन कीजिए ताकि आप महीने के आखिर में जान पाए कि आपकी क्या जरूरत की चीजों पर आपने स्पेंड किया है और कितना आपने फिजूल खर्ची की है, ताकि आने वाले महीने में कम से कम जो फिजूल खर्ची है उसको बचा सकें। कहाँ पर उपयोग करेंगे उस पैसे को? जरूरत की चीजों पर, जो आपके लाइफ के गोल्स हैं। लक्ष्य देना जरूरी है हर एक चीज को। अभी जैसे पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? कम से कम पास करो, अच्छे नंबर लाएं। इसी प्रकार से आपको लक्ष्य देने की जरूरत है अपनी सेविंग्स को भी। पुलिस वाले भी झूठ बोलते हैं, वो वारंट अरेस्ट, अब तुझे पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, उसके बाद जेल। मैं स्कैमर हूं, आज मैं पुलिस वाला हूं और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में से कितना कहा कि मैं ड्रग इन्फोर्समेंट से आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली थी, आपका बेटा ड्रग डीलर है, बस डीलर है। इनको मैंने कर लिया डिजिटल अरेस्ट, अब इनसे मोटा पैसा लूंगा। तरह मत करिए प्लीज सर। तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया? सेटअप आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉज में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग और कभी सेक्स रैकेट की छोटी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप थिंक देन टेक एक्शन। तो अगर हमारे साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है तो हमें कहाँ पर हेल्पलाइन, कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तब हम कहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं? 1930। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर भी जाकर हम कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। एक तो हमारी कंप्लेंट को रेजोल्यूशन किया जाएगा और दूसरा व्यक्ति भी कोई बच सकता है। कम से कम जहाँ से वो फोन आ रहा है या कोई भी फ्रॉड कर रहा है उसको तो गवर्नमेंट रेगुलेट करे। तो इसके लिए अगर हम जागरूक हैं तो दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। क्या डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती है? अभी लास्ट वीडियो किससे रिलेटेड था? साइबर क्राइम। गवर्नमेंट के अगर लैंग्वेज में बोले तो इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं होती हैं। किसी भी अननोन फोन कॉल, अननोन वीडियो कॉल को हमें व्हाट्सएप वगैरह पर नहीं अटेंड करना चाहिए। स्टॉक मार्केट शेयर्स पैसा डबल है। हाँ शर्मा जी, ग्रुप ज्वाइन कर लिया? हाँ, पर आप लोग कौन? हम इस स्टॉक मार्केट फ्रॉड ग्रुप के मेंबर्स। और ये मास्टरमाइंड। बस अब आपको फंसाएंगे। और उसके लिए पे एक स्क्रीनशॉट मैं बनाऊंगा और मैं फर्जी बैंक स्टेटमेंट। और मैं फेक ऐप डाउनलोड करवाऊंगा जो बिल्कुल रियल लगेगी। शुरू में पैसा बढ़ेगा और दिनांशी शर्मा और पैसा लगाएगा। उसके बाद शर्मा जी, स्कैमर बता के नहीं आता पर आपके लालच का फायदा उठा के सब ले जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। हेलो, मेरा ग्लोबल करियर सपोर्ट। आप कंबोडिया में कॉल सेंटर जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए। 1.25 लाख तक गुण, रहना और खाना पूरा सर ज्वाइन कर लिया। इतनी जल्दी? तो वीजा भी? टूरिस्ट वीजा में जाके ट्रेनिंग शुरू करो, वर्क वीजा वही मिलेगा। ट्रेनिंग में तौबा वाला डांस सिखाओगे? डांस? कंबोडिया जाकर मेरा पासपोर्ट छीन लोगे, गुलामी करवाओगे, साइबर अपराध कराओगे, तो मैं तो तौबा ही करूंगा ना। मैं नहीं फंसूंगा।
एजेंट्स विदेशी नौकरी का झांसा देकर आपको फंसा लें, इसलिए हमेशा विदेश मंत्रालय द्वारा वेरीफाइड एजेंसी को ही किसी प्रकार के जॉब स्कैम में हमें नहीं आना चाहिए। पता होना चाहिए कि आप कहां से वेरीफाइड सोर्सेज से जान पा रहे हैं। अनजान लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नकली वीडियो लगाकर लाइव वीडियो चैट करने का प्रयास करें तो ऐसी कॉल स्वीकार न करें। साइबर क्रिमिनल्स आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड कर सकते हैं और पैसे न देने की स्थिति में वीडियो सार्वजनिक करने को कहते हैं। बचाव के उपाय। अनजान लोगों को सोशल मीडिया पर अपना दोस्त बनाने से पहले सावधान रहना। अपरिचित लोगों से डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो कॉल न करें। सेक्सटॉर्शन की शिकार होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। देखिए तो क्या है कि किसी भी अननोन व्यक्ति की तो हमें सोशल मीडिया अगर हम यूज करते हैं तो अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट हमें नहीं मिल जाएगी। दूसरा शांत हो जाइए। ये आपके काम की चीज है। क्या हमारी लाइफ में कहीं भी काम आएंगी? 5 मिनट आप शांति से रहिए। अपने घर के बच्चे को बोल दीजिए 2 मिनट फोटो के लिए करना चाहूँगा। और होपफुली जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग, सबसे पहले हमने सीखा है सेविंग्स के बारे में, क्योंकि अभी हम सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम बचत को सीखें अपनी लाइफ में। इन्वेस्टमेंट तो बहुत आगे की बात है और हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना है, ना कि चाहत के हिसाब से इम्पल्सिव बाइंग से बच के रहना है। हर एक आईडी को हमें सोच समझकर यूज करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए। अगर हम अवेयर हैं तो हमें पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। इसके बारे में भी बताना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट आप कहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच ऑल। आज के